नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, ख्वाब ख्वाब बड़े हैं, सफर बड़ा है, कहीं चुनौतियां पार गया मैं, कहीं चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। दोस्तों, आज के मोटिवेशन कोट का मतलब ये है, ये खुद के मोटिवेशन के लिए दोस्तों, कि जीवन में ख्वाब बड़े बनाए हैं तो सफर भी बड़ा तय कर रहे हैं दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कहने वाले आलोचकों से कुछ नहीं होता कि आप हार गए। खुद नहीं कहना चाहिए जीवन में इंसान को कि मैं हार गया। जब तक आप खुद से नहीं हारोगे तब तक इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि लगातार संघर्ष करने पर, लगातार मेहनत करने पर एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, महाभारत में कहा गया था, महाभारत में कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि कर्म अधिकारस्य फलेषु कदाचन, यानी कि हे अर्जुन, आप कर्म करते रहो, फल देने वाला तो दूसरा होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमेशा अपने सफर में आगे बढ़ते रहो। एक न एक रोज आपकी सफलता आपके पैरों में होगी। इसके बाद में दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने अरावली समाप्त करने के बाद पुरू का मैदान लिया है दोस्तों। और पुरू का मैदान आपको विदित होगा कि राजस्थान का वह भूभाग है जो पूर्वी क्षेत्रों में विख्यात, पूर्वी राजस्थान के पूर्वी भागों में मिलता है दोस्तों। जैसे अलवर हो गया, नहीं जैसे भरतपुर हो गया, करौली हो गया, दौसा हो गया, सवाई माधोपुर, बारा, टोंक हो गया दोस्तों। इसके अलावा बूंदी हो गया, कोटा हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इन जिलों में विस्तृत है दोस्तों राजस्थान का पूर्वी मैदान। और राजस्थान का पूर्वी मैदान आपको विदित होगा कि जब गोंडोनालैंड और अंगारालैंड ये पृथ्वी दो भागों में डिवाइडेड थी दोस्तों, उस वीडियो को देख लेना दोस्तों। पृथ्वी की उत्पत्ति और इसका विकास कैसे हुआ है, ये किस किस कंडीशनों से निकली है हमारी पृथ्वी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। क्योंकि अगर आप भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हो या राजस्थान के भौतिक प्रदेश या सामान्य पेज पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत और राजस्थान पहले किस भूभाग के हिस्से थे। तो मैंने आपको बता दिया है पहले वीडियो में कि राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है और जो राजस्थान का पूर्व का मैदान है, ये दोस्तों अंगारालैंड या फिर लोरेशिया का भाग था दोस्तों, जो कि पृथ्वी का उत्तरी विशालकाय भूखंड था। और दक्षिणी जो विशालकाय भूखंड था उसके राजस्थान के हिस्से हैं दोस्तों हाड़ौती और अरावली पर्वतमाला दोस्तों। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला थी दोस्तों, जो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में बनी थी दोस्तों। और इसके तुल्य एक अपलेशियन पर्वतमाला जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों, जो पूर्व का मैदान है ये हमारे उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है दोस्तों। भारत का उत्तर का विशाल मैदान में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का अपवाह क्षेत्र आता है दोस्तों। और राजस्थान का पूर्वी मैदान भी कहीं न कहीं गंगा नदी बेसिन का ही एक भाग माना जाता है दोस्तों। क्योंकि हम जब इसका पार्टीशन करते हैं, इसको पार्टों में पढ़ते हैं, तो ये तीन भागों में बांटा जाता है दोस्तों। माही नदी का मैदान, बनास नदी का मैदान और चंबल नदी का मैदान दोस्तों। माही नदी का जो मैदान है दोस्तों, माही नदी आपको विदित होगा कि माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों, माही नदी का। और बैतूल जिले मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये नदी दोस्तों ये एक बरंस घाटी में बहती हुई राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के पास में एक खादू गांव है बांसवाड़ा जिले का, वहां से राजस्थान में एंट्री करती है दोस्तों। और यहां से एंट्री करने के बाद माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर बहती हुई दोस्तों गुजरात में चली जाती है। और गुजरात के कुछ जिलों में बहती हुई दोस्तों खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है दोस्तों। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं वो और माही नदी मिलकर के एक माही बेसिन का निर्माण करती है दोस्तों। ये राजस्थान का एक उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों। इस पर दोस्तों बांसवाड़ा में एक माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, जो कि सिंचाई की सुविधा से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा अगर माही की सहायक नदियों की बात करूं तो सोम है दोस्तों, जाकम है दोस्तों, इसके अलावा
कुछ और नदियां हैं, छोटे नाले हैं दोस्तों, जिनमें एक मोरेल भी है, माई की सहायक नदी दोस्तों। बहुत सारी नदियां होगी जिनको हम एक ट्रिक में बाद में नदियों की टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी सिर्फ इतना जान लो कि ये बैतूल जिले मध्य प्रदेश से निकलती है, बांसवाड़ा में खादू गांव में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में बहकर डूंगरपुर में जाती है और गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और इसका जो मैदानी क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में फैला हुआ है दोस्तों। थोड़ा बहुत हिस्सा प्रतापगढ़ में भी आता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो बनास बेसिन, बनास नदी का उद्गम दोस्तों राजसमंद जिले के अंतर्गत एक हल्दी घाटी की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, उन हल्दी घाटी की पहाड़ियों में खमनोर नामक स्थान से बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों। खमनोर नामक स्थान से बनास नदी का उद्गम होता है और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद दोस्तों राजसमंद में बहती हुई भीलवाड़ा में बहती हुई, और भीलवाड़ा में जब ये बहती हुई आती है तो भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम है दोस्तों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। उस त्रिवेणी संगम में बनास, बेड़च और मेनाल नदियां मिलती है दोस्तों। बनास, बेड़च और मेनाल नदी आकर मिलती है दोस्तों। मेनाल नदी इधर से कोटा साइड से आती है दोस्तों और तीनों नदियां मिलकर के एक त्रिसंगम का निर्माण करती है दोस्तों। इसके बाद में जो त्रिसंगम होता है उसके बाद में बनास भीलवाड़ा से बहती हुई, भीलवाड़ा के बाद में टोंक के टोडा रायसिंह तहसील में प्रवेश करती है और टोडा रायसिंह में बनास नदी पर एक बिशलपुर बांध बनाया गया है दोस्तों। और बिशलपुर बांध में भी 3 नदियां मिलती है दोस्तों, डाई मिलती है, एक खारी मिलती है और एक बनास मिलती है दोस्तों। उसके बाद में डाई, खारी और बनास मिलती है दोस्तों। और जब डाई, खारी, बनास मिलती है बिशलपुर में, उसके बाद में टोंक में बहती हुई दोस्तों ये सवाई माधोपुर में जाती है। और सवाई माधोपुर में एक रामेश्वरम नामक स्थान है दोस्तों। सवाई माधोपुर में एक रामेश्वरम नामक स्थान है दोस्तों। यहाँ रामेश्वरम नामक स्थान पर यह सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर यह चंबल में मिल जाती है दोस्तों। और चंबल के द्वारा इसका जो जल होता है वह, ये चंबल नदी इलाहाबाद में जाकर, ये चंबल जो नदी है वह इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर के, इटावा उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इटावा उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है दोस्तों। और इसका जल जो बनास और चंबल का संयुक्त जल होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर जाने के बाद में इटावा में गंगा नदी में मिलने के बाद यह बंगाल खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है दोस्तों। इस प्रकार बनास नदी बेसिन और चंबल नदी बेसिन एक से हैं दोस्तों। इसके बाद की बात करूं तो चंबल नदी और चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम जनापाऊ पहाड़ी उत्तर मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम जनापाऊ पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। जनापाऊ पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी का उद्गम जनापाऊ पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। और यहां से बहने के बाद और इसका होता है दोस्तों बैतूल से होता है, और उसका आपको पता ही होगा खमनोर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। इसका खमनोर की पहाड़ियों से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। और जब जनापाऊ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है तो इसके बाद में राजस्थान में ये कोटा के पास में एक 84गढ़ नामक स्थान है दोस्तों। 84गढ़ के पास राजस्थान में एंट्री करती है। और राजस्थान में जो चंबल नदी है इस पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहले गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर कोटा बैराज दोस्तों, और फिर जवाहर सागर बांध। 4 बांध है दोस्तों। गांधी सागर बांध एमपी में है, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में एंट्री करते हैं दोस्तों, फिर कोटा बैराज है और फिर जवाहर सागर। 4 बांध है दोस्तों, क्रमशः याद कर लेना। इसके अलावा जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी जो है हम राजस्थान की एकमात्र सदाबाही नदी है दोस्तों, जो 12 महीने बहती है दोस्तों। और चंबल नदी का जो क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, उसे डांग क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। और चंबल नदी कभी कभी बाढ़ आया करता है दोस्तों। उस बाढ़ के कारण इसके जो किनारे होते हैं, किनारों पर खूब कटाव होता है, और कटाव के कारण से किनारे पर गहरे गड्ढे बन गए हैं दोस्तों। उबड़ खाबड़ उत्खात स्थलाकृतियां हैं दोस्तों। जो चंबल के दोनों और उत्खात स्थलाकृतियां हैं, उबड़ खाबड़ इस टाइप की स्थलाकृतियां हैं दोस्तों, उस उत्खात स्थलाकृतियों को कहा जाता है। सर्वाधिक उत्खात स्थल आकृतियां दोस्तों इसी चंबल नदी के बेसिन में है दोस्तों। सर्वाधिक जो उत्खात स्थल आकृतियां हैं दोस्तों ये कोटा में है दोस्तों। और सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन, अवनालिका अप्रदन क्या होता है दोस्तों? चंबल नदी में एक अवनालिका अप्रदन होता है। अवनालिका अप्रदन ये होता है कि इसकी स्पीड तीव्र होती है दोस्तों। माही और नर्मदा ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है और उनका तलीय अप्रदन बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। जबकि जो ये चंबल नदी है ये स्पीड में होती है, क्योंकि ऊंचाई के क्षेत्र से मैदानों में बहती है। ऊंचाई होती है एमपी में, मालवा की पठार से आती है दोस्तों, एमपी के जनापाव पहाड़ी से निकलती है,
फिर मालवा के पठार से होती हुई हमारे कोटा में आती है, और कोटा से क्या होती है, मैदानी बागों में एंट्री कर जाती है। जैसे ही मैदानी बाग में एंट्री करती है तो इसका जो तल होता है उसमें अवनालिकाओं के रूप में, छोटी सुराओं के रूप में जल कटाव होता है धरती में, और उसको अवनालिका अप्रदन कहा जाता है दोस्तों। और अवनालिका अप्रदन सर्वाधिक होता है दोस्तों कोटा जिले में, क्योंकि कोटा जिले में ये एंट्री करती है और कोटा जिले में इसकी स्पीड तीव्र होती है। और कोटा के पास में आपको विदित होगा कि प्रतापगढ़ में एक चूलिया जलप्रपात भी बनाया गया है दोस्तों इसके ऊपर, और चूलिया जलप्रपात के द्वारा टोंक, माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा आदि जिलों में जो विद्युत सुविधा होती है वह भी यहीं पर दोस्तों। एक परमाणु संयंत्र भी है दोस्तों राउतबाटा के अंतर्गत, वह परमाणु संयंत्र भी इसी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंबल नदी जो अवनालिका अप्रदन के लिए विश्व विख्यात है दोस्तों, भारत में विख्यात है, सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन यही करती है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही मालवा पठार से नीचे आती है मैदानी बागों में जैसे ही एंट्री करेगी तो इसका जो अप्रदन करने की क्षमता होगी, तलीय अप्रदन, वो स्पीड से करेगी दोस्तों। उसके बाद में बात करूं उत्खात स्थलाकृति उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बन जाती है दोस्तों, क्योंकि जो चट्टाने, जो मैदानों की चट्टाने होती है, कहीं कठोर होती है, कहीं फिर नरम आ जाती है, फिर कठोर आती है, फिर कोमल आ जाती है, फिर कठोर आ जाती है। कठोर और कोमल चट्टानों के बीच में जो गड्ढे बन जाते हैं, फिर ऊपर आ जाता है, फिर गड्ढा बन जाता है, उसको कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति। और सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृतियां और अवनालिका अप्रदन यह नदी कोटा जिले में करती है दोस्तों। कोटा जिले में करने के बाद इसमें एक इसकी जो क्षेत्र, इसका बाहु क्षेत्र है उसको डांग कहते हैं दोस्तों, डांग कहा जाता है इसके बाहु क्षेत्र को। और डांग जो प्रदेश सर्वाधिक है वो सवाई माधोपुर में है दोस्तों। डांग क्षेत्र सर्वाधिक सवाई माधोपुर में है दोस्तों। डांग क्षेत्र सर्वाधिक सवाई माधोपुर में है दोस्तों। और इसका जो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी मिलती है दोस्तों। आपको काली मिट्टी आपको विदित होगा कि दोस्तों काली मिट्टी किससे बनी है, लावा के पठार से बनी है दोस्तों। काली मिट्टी मालवा के पठार पर स्थित है दोस्तों, क्योंकि काली मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कभी पास्ट में ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, जब वोल्केनो का उद्गमित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि भारत का जो दक्कन ट्रेप है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, वह कभी ज्वालामुखी उद्गार के कारण बना था। उस ज्वालामुखी उद्गार का हिस्सा हमारा जो कोटा के दक्षिण में जो झालावाड़ जिला है, जहां पर हम कल पढ़ेंगे हम दोस्तों कि भारत का दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, तो वो किससे बना हुआ है, पठारी प्रदेश से। और उस पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, काली मिट्टी मिलेगी दोस्तों। आदि चंबल बेसिन में आपको काली मिट्टी मिलेगी, जैसे कि कोटा और बूंदी में काली मिट्टी मिलने के कारण सर्वाधिक कपास उत्पादित होता है दोस्तों राजस्थान का। उसके बाद की बात करूं तो दूसरा बेसिन है बनास बेसिन। बनास बेसिन आपको मैंने बता दिया दोस्तों कि बनास बेसिन के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है दक्षिणी पार्ट और एक होता है उत्तरी पार्ट। बनास बेसिन का जो दक्षिणी पार्ट है दोस्तों उसको कहा जाता है मेवाड़ बेसिन। बनास दक्षिणी पार्ट का मतलब है यहां से उद्गम हो रही है, जहां पर ये पार्ट हो गया दक्षिण और ये हो गया उत्तरी पार्ट दोस्तों। दक्षिण पार्ट को मेवाड़ का मैदान कहते हैं, जबकि उत्तरी पार्ट को कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। उत्तरी पार्ट को कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। दक्षिणी पार्ट में आते हैं जिले आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और उत्तरी पार्ट में आते हैं दोस्तों इसके एटीएसएम, ए यानी अजमेर, टी यानी टोंक, एसएम यानी सवाई माधोपुर। ये जिले आते हैं इसके उत्तरी पार्ट में। और यहां पर सर्वाधिक मिट्टी मिलती है आपको, भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है दोस्तों। जो मालपुरा का एरिया है, या फिर जो देवली का एरिया है, टोडराइसिंग का एरिया है, या फिर भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको भूरी मिट्टी मिलेगी, जिसमें सर्वाधिक मूंगफली और सरसों का उत्पादन होता है दोस्तों। ये जो इसका दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर मूंगफली और सरसों आदि का उत्पादन होता है। इसके दक्षिणी एरिया में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है दोस्तों। मक्का के अलावा चावल का उत्पादन भी होता है दोस्तों थोड़ा बहुत। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरी नदी बेसिन, तो माही नदी बेसिन। आपको विदित होगा कि माही नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक छोटा सा गांव है खादू गांव, वहां पर इस माही नदी का ये माही नदी राजस्थान में एंट्री करती है। और माही नदी का जो मैदान है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उसे छप्पर का मैदान भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर लाल चिकनी मिट्टी मिलती है दोस्तों, लाल चिकनी मिट्टी मिलती है। और लाल चिकनी मिट्टी सर्वाधिक मक्का उत्पादन के लिए जानी जाती है दोस्तों। चावल भी यहाँ पर होता है, और चावल की यहाँ पर एक किस्म है दोस्तों माही सुगंधरा। दोस्तों इंपोर्टेंट किस्म है, हजारों बार एग्जाम पूछी गई है कि माही सुगंधरा निम्न में से किस फसल की अच्छी नस्ल है, वो है माही सुगंधरा चावल की। इसके अलावा माही कंचन और माही धवल, ये दोनों मक्का की किस्में हैं दोस्तों। इसके अलावा पूर्वी मैदानी बाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों।
राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि जो 23% हिस्सा है दोस्तों इसका, और राजस्थान में 23% हिस्सा है क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें 23 हिस्सा है। और अगर जनसंख्या की बात करूं दोस्तों तो जनसंख्या यहां पर है लगभग 40% दोस्तों। 40% जनसंख्या निवास करती है पूर्व के मैदान में 40% जनसंख्या निवास करती है। 23% क्षेत्रफल है दोस्तों इसका। और इसके कुल जिलों की संख्या आप गिन सकते हो। ऊपर से बात करें तो धौलपुर आ गया, धौलपुर के बाद में करौली आ गया, करौली के बाद में दौसा आ गया दोस्तों, दौसा के बाद में सवाई माधोपुर, उसके बाद में टोंक, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में कोटा, उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में राजसमंद, और उसके बाद में बात करें तो अजमेर दोस्तों। यानी 3 3 6 और 8 9 जिले होते हैं पूरे मिलाकर के दोस्तों। 9 जिलों में फैला हुआ है हमारा पूर्व का मैदान। इसके बाद की बात करूं दोस्तों तो पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक जनगणना तो इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जो कि एक उपजाऊ मिट्टी है, जहां पर रहने के लिए समतल जगह मिल जाती है लोगों को, जहां पर आवासीय व्यवस्था आसानी से मिल जाती है, जहां पर पानी अच्छा मिलता है आपको। पानी के अलावा यहाँ पर आपको जो सिंचाई की सुविधा वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जल भी अच्छा था पहले दोस्तों, आजकल तो यहाँ का जल गिरने लग गया है, इसलिए यहाँ का लोगों का विस्थापन स्टार्ट हो गया है। इसके बाद की बात करूं तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, यहाँ पर पतझड़ वनस्पति मिलती है दोस्तों। जो पूर्व का मैदान है यहाँ पर हमें पतझड़ वनस्पति मिलती है दोस्तों। पतझड़ का मतलब ये होता है ऐसी वनस्पति जो वर्ष में कभी न कभी अपने एक बार पत्ते जड़ाती है दोस्तों, उसको कहा जाता है पतझड़। पत्ते यानी पत्तियां, जड़ यानी झाड़ना। बसंत ऋतु जब आती है दोस्तों फागुन चैत्र में, उस वक्त ये पौधे हम अपने पत्तियां जड़ा देते हैं, इसलिए यहाँ की वनस्पति को पतझड़ वनस्पति कहा जाता है। अगर बरसात की बात करूं दोस्तों तो बारिश यहाँ होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में दोस्तों। 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है दोस्तों। इसके अलावा खनिज की बात करूं मैं तो खनिज यहाँ पर धात्विक खनिज मिलते हैं दोस्तों। कौन से खनिज मिलते हैं यहाँ पे? धात्विक खनिज मिलते हैं दोस्तों। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और लोहा खनिज दोस्तों। धात्विक अधात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर धात्विक खनिज मिलते हैं जिनमें चमक पाई जाती है दोस्तों, जैसे हो गया आपका जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, आदि हो गए दोस्तों। इसके बाद की बात करूं दोस्तों तो सिंचाई कुएं द्वारा सर्वाधिक कहां होती है दोस्तों? जयपुर में होती है। सिंचाई सर्वाधिक कुओं द्वारा कहां होती है? सिंचाई सर्वाधिक कुओं द्वारा जयपुर में होती है दोस्तों। इसके अलावा नलकूप द्वारा भरतपुर में होती है सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों। सर्वाधिक सिंचाई कुओं द्वारा जयपुर में और नलकूप द्वारा भरतपुर में होती है दोस्तों। और नहरों द्वारा अगर आपको पता हो तो गंगानगर में होती है दोस्तों। इसके अलावा सिंचाई सर्वाधिक कुओं द्वारा जयपुर में होती है, उसके बाद नलकूप द्वारा भरतपुर में होती है। और मिट्टी यहाँ पर एमपी सोल मिलती है दोस्तों। एमपी सोल मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी मिलती है, और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम जो साइंटिफिक नेम है वो एमपी सोल है दोस्तों। इसके अलावा पशु संपदा यहाँ पर गाय और भैंस प्रमुखतः पाली जाती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जनगणना तो सर्वाधिक होता है दोस्तों। और यहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। आर्द्र जलवायु का मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ बरसात खूब होती है और खूब बारिश होने के कारण यहाँ पर लोग भी इसीलिए निवास करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को आर्द्र प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का क्लाइमेट जो कि आर्द्र यहाँ पर मिलता है दोस्तों। इस प्रकार मैंने आज आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पूर्व का मैदान एक मैप के द्वारा समझाया दोस्तों। अगर आपको लाइफ में थोड़ा भी फायदा पहुंचाए तो इसके नीचे लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। और अंत में यही कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जरूरतमंदों तक पहुंचा देना। जय हिंद, जय भारत।